नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। भारत और पाकिस्तान के नेताओं की अगर कभी मीटिंग होती थी, तो वो मीटिंग सुर्खियों में बनी रहती थी। लेकिन इस समय भारत और बांग्लादेश के नेताओं की अगर कोई मीटिंग होती है, तो वो सबसे ज्यादा जो है वह सुर्खियों में बनी रहती। प्रधानमंत्री मोदी थाईलैंड की यात्रा में हैं और प्रधानमंत्री मोदी थाईलैंड की यात्रा में आज यानी कि शुक्रवार को बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के साथ जो है इन्होंने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश के लोकतंत्र को बचाने की बात कही, यानी कि बांग्लादेश में कहा कि भैया अगर आप लोकतांत्रिक देश है तो अपने यहाँ चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं, जल्दी आप अपने यहाँ चुनाव कराइए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि देखो भैया मुंह संभाल के बात करो, बहुत ज्यादा बोल दे रहे हो। ठीक है, तुम चीन की यात्रा पे गए तो अच्छी बात है, तुम अपने यहाँ निवेश बढ़ा रहे तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन ये 7 बहनों की चर्चा वहां जाकर क्यों की? और फिर तुमने ये क्यों कहा कि हम ही जो है वो बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी के सर्वे सर्वा हम ही हैं, हम ही गार्जियन हैं, ऐसा क्यों कह दिया? तो कुल मिलाकर ये भी कहा कि भैया मुंह संभाल के रखिए, बयानबाजी बहुत मत कीजिए, नहीं तो आपको पड़ जाएगा नुकसान। अब इसको लेकर कई सारी मीडिया ने जो है वो चर्चा भी की है और मीडिया इसी चीज को ध्यान रख रही थी कि क्या यूनिस चचा जो है वो मोदी से मुलाकात करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स हो, एनडीटीवी हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, द हिंदू हो, सभी ने इसी को कवर किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, बांग्लादेश मोहम्मद यूनिस सिटेड टुगेदर साथ में बैठे हुए थे, ये भी एक सुर्खी बन चुकी है कि भैया दोनों साथ में बैठे हैं तो क्या खुसफुस कुछ होगी, क्या इन दोनों के बीच में कोई बात होगी, क्या नॉर्थ ईस्ट वाला जो मुद्दा इन्होंने छेड़ दिया था इस पर मोदी इनको हड़काएंगे, ऐसे कई सारी चीजें हैं। आप अपने स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, आपको ये प्रधानमंत्री मोदी और साथ में मोहम्मद यूनुस जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। अब इसको लेकर भारत के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्त्री, इनका भी एक बयान आया है और भारत ने बांग्लादेश को एक अल्टीमेटम दिया है। विक्रम मिस्त्री जो है वो कह रहे हैं कि उन्होंने मोहम्मद यूनुस की जो मुलाकात है मोदी के साथ हुई है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि मोदी ने यूनुस से कहा कि देखिए लोकतंत्र में चुनाव बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। लोकतंत्र का बहुत ही आवश्यक हिस्सा अगर कुछ है तो वो है जनता के द्वारा चुनाव का कराना। तो उम्मीद है कि आप जल्दी अपने बांग्लादेश में जो है चुनाव कराएंगे, जल्द ही लोकतांत्रिक और स्थायी सरकार देखेंगे। और दोनों नेताओं के बीच में ये भी बात हुआ कि देखो भैया तुम बहुत जो है वो हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यक बहुत खतरे में हैं, तुम्हारी प्रधानमंत्री हमारे यहाँ है और उसके बाद इस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही है, यानी कि तुम्हारे यहाँ अल्पसंख्यकों के जो हालात है वो बहुत ज्यादा खराब है, उस पर ध्यान दीजिए। पीएम मोदी ने इस मुद्दे को लेकर जो है वो बहुत खुलकर जो है यूनुस के सामने अपनी बात रखी और यूनुस ने भरोसा दिलाया कि बांग्लादेश की सरकार जो है वह अपनी जिम्मेदारियों पर पूर्ण रूप से 100% जो है वो खरा उतरेगी। दोनों नेताओं ने थाईलैंड में बिम्स्टेक की जो समिट थी उस समिट के इतर होकर जो है सारी की सारी चर्चा की थी और बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त में जो तख्ता पलट हुआ था उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और वहां के मोहम्मद यूनुस के साथ ये पहली मुलाकात है। चैनल पे पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहाँ आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय पर मिल सके। विश्व के किस कोने से आप देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी जो है वो काफी सारे मैसेजेस जो है वो आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं। तो आप कहां से, भारत से अगर आप देख रहे हैं तो भारत के किस शहर से देख रहे हैं वो भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, उसके बाद ही अपने विचार को कमेंट तक के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्यों यूनुस के साथ मोदी की ये जो चर्चा है वो इतना ज्यादा इंतजार की जा रही थी? दोस्तों आपको याद होगा कि यूनुस जो है वो पहुंचे थे कहां? यूनुस जो है वो पहुंचे थे चीन की यात्रा पर। और मोहम्मद यूनुस जब चीन की यात्रा पर पहुंचे थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, जो स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, बीबीसी के माध्यम से स्टेटमेंट है। भारत के 7 राज्य, भारत के पूर्वी हिस्से जिन्हें सेवन सिस्टर कहा जाता है, ये भारत के लैंड लॉक क्षेत्र है। समंदर तक उनकी पहुंच का कोई रास्ता नहीं है। इस पूरे क्षेत्र के लिए समंदर के अकेले संरक्षक हम हैं, इसलिए हम चीनी अर्थव्यवस्था के लिए विस्तार हो सकते हैं। यह विशाल संभावना के द्वार खोलता है। यानी कि यूनुस अपने पद संभालने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच में जो तनाव बन रहा था वो तो बन ही रहा था और वो तनाव की स्थिति जो है वो धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ रही थी और वो तनाव की स्थिति खाई में तब तब्दील हो गई जब वहां जाके इन्होंने चीन में जाकर ये सारी की सारी बातें कही। चीन में जाकर इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात किया, नॉर्थ ईस्ट के लैंडलॉक्ड एरिया के बारे में बात किया और साथ में ये भी कहा कि भाई
नॉर्थ ईस्ट की पहुंच जो है वो समुद्र तक नहीं है, तो समुद्र तक पहुंचना है तो बांग्लादेश ही एक मुख्य दरवाजा है। इस बयान को लेकर बहुत सारी बातें हुई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने भी सीधे-सीधे जो है वो जवाब दिया और एस जयशंकर साहब ने कहा कि हम मानते हैं कि भैया 2 देशों के बीच में व्यापार होना अच्छी बात है, होना भी चाहिए, बढ़िया है। जाइए आप चीन वाले को बुलाइए कि आइए हमारे बांग्लादेश में व्यापार कीजिए, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट का नाम क्यों तुमने लिया? अब बांग्लादेश की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बांग्लादेश में पिछले साल शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट होने के कारण, यानी कि शेख हसीना की सरकार का पतन होने के बाद अगर हम बात करें, तो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। प्रमुख सलाहकार बने मोहम्मद यूनिस, और इन्होंने जो है ये बनने के बाद अपने निकटतम पड़ोसी को जो है, निकटतम पड़ोसी कौन? भारत। इसको दूर करके ये चीन के गोदी में जाकर बैठना चाहते हैं। ये चीन से मदद तलाश रहे हैं, और यही वजह है कि इन्होंने पूर्वोत्तर के बारे में बात किया, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के साथ भारत का विवाद जो है वो जग जाहिर है। और ये कुल मिलाकर वो वहां पहुंचकर जो है वो इसी की बात कर रहे थे, और बात करते-करते इन्होंने जो है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में बात किया। बात पहुंच करते-करते वो चिकन नेक के बारे में जो है वो बात कर रहे थे। तो कुल मिलाकर जब ये सारी बयान दिए, तो उस समय जो ईएसी हैं प्राइम मिनिस्टर के संजीव सान्याल, इन्होंने भी बयान दिया कि यूनिस चुनियों के इस आधार पर निवेश की अपील कर रहे हैं कि भारत के 7 राज्य लैंडलॉक्ड है, चीन का बांग्लादेश में निवेश करने का स्वागत है। लेकिन 7 भारतीय राज्यों को लैंडलॉक कहने का मतलब क्या है? इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपके स्क्रीन पर ये जो तस्वीर नजर आ रही है, बीडा की तस्वीर है। बीडा यानी कि बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब बीडा के जो चेयरमैन है, इनके अनुसार अगर हम बात करें, तो ये कहते हैं कि बांग्लादेश अपने स्वास्थ्य सेवा के लिए, अपने परिवहन के लिए आमतौर पर 2 देशों के ऊपर निर्भर है। एक तरफ भारत और दूसरी तरफ जो है वो थाईलैंड। अब वो चाहता है कि वो चीन को भी जो है वो अपनी तरफ आकर्षित करे, चीन की वो सहायता ले, जिससे कि वह अपने स्वास्थ्य सेवा और परिवहन के क्षेत्र में जो है विकास करे। यानी कि चीन से निवेश करके बांग्लादेश जो है वो अपने यहां एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है। बांग्लादेश एक विनिर्माण केंद्र बनाना चाहता है, और बांग्लादेश चाहता है कि वह दुनिया की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के रूप में, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में जो है वो विश्व पटल पर उभर कर सामने आए। अब इसके लिए वो लालच किसको दे रहे थे? इसके लिए लालच दे रहे थे वो पूर्वोत्तर के क्षेत्र के बारे में। आप अपने स्क्रीन पर दोस्तों ये बांग्लादेश देख रहे हैं, और ये पूर्वोत्तर के 7 राज्य जो है वो आप देख रहे हैं। अब चीन को ये जब ऑफर दे रहे थे, तो ये कह रहे थे कि देखो भैया, हम आपको जो ऑफर दे रहे हैं वो केवल बांग्लादेश के लिए नहीं है। फिर भैया, ये बांग्लादेश के साथ-साथ भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के लिए भी है, 7 बहनों के लिए भी है, और साथ में ही जैसे आप यहां से आओगे, तो आपको भूटान में भी रास्ता मिल जाएगा, आपको नेपाल में भी रास्ता मिल जाएगा। यानी कि आप वहां से भी जो है वो अपना व्यापार जो है वो कर सकते हो, और बांग्लादेश के बंदरगाह तो है ही आपके व्यापार करने के लिए। ठीक? तो कुल मिलाकर ये बांग्लादेश की कनेक्टिविटी को बढ़ाने और बांग्लादेश की कनेक्टिविटी को बढ़ाकर जो है बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो स्थापित करने के बारे में बात कर रहे थे, और इसीलिए वो बांग्लादेश जो है वो चीन को ऑफर कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये सारे के सारे बकवास इन्होंने किए, वैसे ही अगर हम बात करें, तो भारत के पूर्वोत्तर के जो नेता हैं, वो एक सुर में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जो है वो खड़े हो गए। ठीक? और मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खड़े होकर वो इन्होंने सीधे ही कहा कि भैया, तुम हमारे चिकन नेक के बारे में मत बात करो, हम तुम्हारे चिकन नेक के बारे में बात करेंगे। कौन सा चिकन नेक? तो भैया, जैसे तुम हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारा भी यहाँ चटगांव हमें देखने को मिलता है। तो भारत के लिए अगर हम बात करें, तो वो चटगांव के बारे में बात कर रहा है, और चटगांव भारत के लिए अहम क्यों है, ये एक प्रश्न है। तो भारत के लिए अगर हम बात करें, तो इस क्षेत्र में चीन की अगर उपस्थिति होती है दोस्तों, तो चीन की स्थिति से क्या हो सकता है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जो क्षेत्र है, जो चिकन नेक का क्षेत्र है, वहां भारत की स्थिति हो सकता है कि थोड़ी सी कमजोर हो जाए। अब चटगांव के बारे में अगर हम बात करें, तो चटगांव एक बंदरगाह है, और भारत बांग्लादेश में रणनीतिक रूप से इसको देखता है। भारत ने त्रिपुरा को चटगांव बंदरगाह से जोड़ने के लिए पहले ही जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी ढांचा है, उसको विकसित कर लिया है। चटगांव बंदरगाह पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगर हम बात करें, तो विशेष करके अगर हम त्रिपुरा के क्षेत्र को देखें, हम असम के क्षेत्र को देखें, हम इधर मणिपुर के क्षेत्र को देखें, हम इधर अगर मिजोरम के क्षेत्र को देखें, तो यहां अगर भारत चटगांव की तरफ बात करता है, यानी कि कोलकाता से अगर वो चटगांव की दूरी को देखे, तो जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर का रास्ता है, उसके तुलना में दूरी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और चटगांव बंदरगाह को अगर अगरतला से जोड़ दिया जाता है, तो और भी दूरी कम हो जाती है, और भारत के व्यापार के लिए अगर देखें, तो बहुत ज्यादा किफायती है। जैसा कि मैं अगर
बात ये भी कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि कलकत्ता से किसी को अगरतला जाना है, अगर वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से जाता है, तो लगभग 1,500 किलोमीटर की यात्रा होगी। और 1,500 किलोमीटर की यात्रा के बाद इधर का जिस प्रकार से सड़क है, वो परिवहन में जो लगने वाला समय जो है वो 8 से 10 दिन का होगा। और खर्चे के बारे में अगर हम बात करें तो कहा यह जाता है कि प्रति टन परिवहन का खर्च जो है वो 7,000 रुपए आ जाएगा। लेकिन अगर वही कोलकाता से वो सीधे चटगांव के रास्ते से अगर जा रहा है और फिर अगरतला की तरफ जा रहा है, तो इससे दूरी घट के जो है वो 1500 किलोमीटर से घटकर जो है वो लगभग 650 किलोमीटर यहां और चटगांव से अगरतला 250 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं तो 1500 1600 किलोमीटर की दूरी घटकर जो है वो 900 किलोमीटर में आ जाती है। और जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है उसमें भी 20% की जो है छूट होगी। ठीक। अब जैसे ही ये सारी चीजें हुई तो हमने कहा कि जो पूर्वोत्तर के नेता हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब एक सुर में खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि देखो भैया बांग्लादेश, तुम हमें तोड़ने के बारे में मत सोचो, तुम अपने आप को देखो, नहीं तो चटगांव को हम भारत में मिला लेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, चाहे वो नेता कौन हो, चाहे वो त्रिपुरा के टिपरा मोथा के संस्थापक हों, चाहे जो है वो असम के मुख्यमंत्री हो, सबने जो है यही सारी की सारी बातें जो है वो की है। और एक बात और भी कहा कि देखिए चटगांव जो है वो पहाड़ी इलाका है और हमेशा से वहां की जो स्थानीय जनजातियां हैं जो वहां निवास करती हैं, वो भारत से जब पूर्वी पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो 1947 से ही वो हमेशा यही चाहती है कि हम भारत का हिस्सा बने। तो कहीं ऐसा ना हो कि विभाजन 1971 के बाद एक बार फिर से तुम्हारा हो जाए और फिर से जब विभाजन हो जाए तो बांग्लादेश की लाखों की संख्या में जो त्रिपुरी हैं, जो गारो है, जो खासी है, जो चकमा है, ये सारी की सारी जो जनजातियां हैं, जो पारंपरिक रूप से चाहती हैं कि उनका संस्कृति जो है वो भारत से मेल खाता है, वो चाहती भी है कि तुम्हारे यहाँ से स्थिति तो बड़ी भयानक है, बहुत भयानक परिस्थिति में हम बांग्लादेश में रह रहे हैं, तो हम इंडिया में जाकर मिल जाए। तो अगर इस प्रकार से कुछ भी गड़बड़ करोगे तो भारत के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा तुम्हें तोड़ना। लेकिन ये सारी की सारी चर्चाएं हो कहां रही हैं? तो दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री गए हैं थाईलैंड की यात्रा पे और थाईलैंड में हो रहा है बिमस्टेक का मीटिंग। अब ये बिमस्टेक क्या है और भारत के लिए बिमस्टेक क्यों जरूरी है वो हम समझते हैं। आप अपने स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, और इसमें भारत के साथ साथ 7 कंट्रीज जो है उनके फ्लैग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो बिमस्टेक जो है वह 7 देशों का समूह है और ये 7 देश वो देश है जो बंगाल की खाड़ी के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। चाहे आप भारत की बात करें, चाहे बांग्लादेश की बात करें, चाहे म्यांमार की बात करें, चाहे थाईलैंड की बात करें, चाहे श्रीलंका की बात करें, दो देश आपको नजर आएंगे जो कि सीमा साझा करते नहीं है, वो है नेपाल और भूटान। ये भी अगर हम बात करें तो बिमस्टेक के मेंबर है। 1990 के दशक में शीत युद्ध का जब अंत हुआ, यूएसएसआर का जब विघटन हुआ, तो तेजी से अगर हम बात करें तो देश पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बदल रही थी। 1990 का दशक जब भारत में एलपीजी आया और 1990 का दशक जब ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण के कारण हम क्या देख रहे थे कि विश्व के एक देश दूसरे देशों के साथ आर्थिक गठबंधन बनाने के लिए मजबूर हो गए। अब इसी समय साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के देशों को इस बात की जरूरत महसूस हुई कि क्यों ना हम भी मिलकर एक संगठन बनाएं। तो साउथ एशिया के देशों ने एक संगठन बनाया, जिस संगठन को अगर हम बात करें तो उन्होंने एशियान कहा। और एशियान में अगर हम बात करें तो म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और ब्रुनेई जो है वो जुड़े हुए हैं। अब इनमें अगर हम बात करें तो कौन से देश नहीं दिख रहे हैं जो साउथ एशिया के हैं, तो इसमें बांग्लादेश नहीं है, इसमें इंडिया नहीं है, इसमें श्रीलंका नहीं है। तो कुल मिलाकर एशियान तो था ही, लेकिन बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया नहीं थे। तो इन्हीं की कमी को पूरा करने के लिए एक और नए मंच की तैयारी हुई कि आर्थिक रूप से जो है हम एक दूसरे को सहयोग करें और आर्थिक रूप से सहयोग करके हम मजबूती को आगे बढ़ाएं। तो इसी को लेकर 1994 में जो है वो थाईलैंड के पूर्व विदेश मंत्री जिनका नाम है थनात खमनन, इन्होंने एक विचार दिया। और वह विचार जो थी वह स्थापना का विचार था। और किसके स्थापना के विचार थी? वह बिमस्टेक के स्थापना के विचार थे। यानी कि थाईलैंड ने यह कहा कि हम लुक वेस्ट पॉलिसी के तहत हम क्या करेंगे, हम अपने क्षेत्र में एक क्षेत्रीय ग्रुप बनाएंगे और क्षेत्रीय ग्रुप बनाकर हम क्या करेंगे, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया को जोड़ने के क्षेत्र में काम करेंगे। और भारत को भी कहा कि तुम भी भैया लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने संबंध को मजबूत करने के बारे में सोचो। और इसी को लेकर दोनों देशों के पहल पर 1997 में जो है, यानी कि भारत और थाईलैंड के पहल पर 1997 में गठन किसका हुआ? बिमस्टेक का। ठीक। एक और आपको देश देखने को मिलेगा जो कि ये
दक्षिण एशिया का ही संगठन है जिसको कि हम सार्क कहते हैं। सार्क के देश कौन-कौन से हैं? अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका। लेकिन 2016 से अगर हम बात करें तो सार्क जो है वो अपना अस्तित्व खो चुका है। अब सार्क को छोड़ के भारत का पूरा फोकस जो है वो किस पर हो चुका है? बिम्स्टेक पर हो चुका है। लेकिन सार्क से भारत का मोह भंग क्यों हो गया? सार्क से भारत के मोह भंग के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमें मोदी जी का पहला जो शपथ ग्रहण था उस पर चलना होगा। सन 2014 भारत के प्रधानमंत्री बने मोदी, यानी कि गुजरात से मोदी आए, एक राज्य के मुख्यमंत्री को छोड़कर बने कहां? देश के मुख्यमंत्री। साल 2014 की बात है। 10 साल के बाद बीजेपी की सरकार बनी, यानी कि यूपीए की सरकार गई, एनडीए की सरकार आई और मोदी जो है वो प्रधानमंत्री की शपथ पद की शपथ ले रहे थे। और उस समय पाकिस्तान में नवाज शरीफ जो है प्रधानमंत्री थे। अब मोदी जब शपथ ले रहे थे तो मोदी को लगा कि भैया हम जब शपथ ले रहे हैं तो हमारे जो आसपास के पड़ोसी देश हैं, सार्क के जो मेंबर हैं, उन सभी को न्योता दिया जाए। उन्होंने सभी को बुलाया और ऐसा पहली बार हुआ था कि अगर भारत का कोई प्रधानमंत्री शपथ ले रहा है तो विदेशी नेता जो है वह मेहमान के तौर पर शपथ ग्रहण में आए। 6 महीने के बाद सार्क की समिट जो है वो कहां हुई? सार्क की समिट जो है काठमांडू में हुई और सार्क के सारे नेता काठमांडू में पहुंचे। अब इस समिट पर भारत का पूरा फोकस था कि हम ट्रांसपोर्ट पर ध्यान दें, रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाए सार्क देशों के बीच में, मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट जो है वो सार्क देशों के बीच में बनाए। लेकिन पाकिस्तान तो यहाँ कुछ और ही राग अलाप रहा था। पाकिस्तान जो है वो बार-बार ये कह रहा था कि सार्क की एक ऑब्जर्वर कंट्री है जिसका नाम है चीन, क्यों ना हम चीन के सिल्क रोड प्रोजेक्ट को जो है वह सार्क के अंदर लाए। अब भारत इससे गुस्सा गया। भारत ने कहा कि भैया मामला हो रहा, बात हो रहा है सार्क का, तुम लेके आ रहे हो चीन को। अब मोदी इसी से जो है वो नाराज हो गए और इतना नाराज हुए कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ इन्होंने कोई मुलाकात नहीं। अब 2014 के बाद 2016 में एक घटना हुई जो कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक बहुत बड़ी खाई को उत्पन्न की और वो घटना थी भारत के जवानों के ऊपर पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा हमला 18 सितंबर 2016, जिसे हम उरी हमले के नाम से जानते हैं। भारत के 19 जवान जो है वो शहीद हो गए। अब जैसे ही उरी अटैक हुआ, भारत ने सार्क समिट में शामिल होने से अपने आप को मना कर दिया। भारत ने कहा हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा और दूसरी तरफ से हमारे पीठ में खंजर भोग रहा है, यानी कि रिश्ते जो है वह खून के ऊपर नहीं हो सकते हैं। तो भारत ने जब इंकार कर दिया तो बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी कहा कि ठीक है हम भी सार्क की मीटिंग में पाकिस्तान नहीं जाएंगे। पिछले 9 साल से अगर हम बात करें, 2016 से 2025 आ चुका है, आज तक सार्क की कोई मीटिंग जो है वो नहीं हुई है। अब इसलिए भारत का पूरा फोकस किस पर है? तो भारत का पूरा फोकस जो है वो बंगाल की खाड़ी से सटे हुए इन 7 देशों के ग्रुप से, जिसको कि हम मिस्टेक कहते हैं, इस क्षेत्रीय संगठन पर है। और इसका का पूरा जो नाम है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसका गठन जो है वो कब हुआ था? 1997 में हुआ था। शुरुआत में बिमस्टेक के बारे में बात करें तो मात्र 4 देश यानी कि बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड जो है इसके मेंबर थे। बाद में अगर हम बात करें तो 1997 में म्यांमार जुड़ा। 2004 में अगर हम बात करें तो भूटान और नेपाल भी इसके मेंबर बने। तो कुल मिलाकर 4 से म्यांमार पांचवा और छठवां सातवां देश जो है वो भूटान और नेपाल हुआ। और कुल मिलाकर बिमस्टेक में अगर हम बात करें तो ये सातों के सातों देश जो है वो आपको इसके मेंबर देखने को मिलते हैं। और ये सातों के सातों देश बंगाल की खाड़ी से लगे तटीय देशों को जो है जोड़कर जो है एक ऐसा संगठन बना रहे थे जिससे कि वो किस पर कोशिश करें? तो कोशिश करें कि इनके पास जो हाइड्रो पावर है, ठीक, इस हाइड्रो पावर का ज्यादा से ज्यादा जो है वो यूज करें। ठीक। अब भारत की एक पॉलिसी थी, पहले भारत की पॉलिसी थी जो लुक ईस्ट पॉलिसी, लेकिन अब इस लुक ईस्ट पॉलिसी को भारत के प्रधानमंत्री लुक एक्ट पॉलिसी की तरफ जा रहे थे। यानी कि चाह ये रहे थे कि ईस्ट एशिया के साथ कनेक्टिविटी की जो पॉलिसी है उसको और बेहतर किया जाए। और भारत ने 1991 में पूर्वी एशिया के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लुक एक्ट पॉलिसी इस लुक ईस्ट पॉलिसी की जो शुरुआत की थी। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने जो है कहा कि केवल देखने से नहीं होगा, हम ईस्ट की तरफ देखें क्यों, ईस्ट के साथ क्रियाशील क्यों ना हो। और इसलिए उन्होंने लुक एक्ट पॉलिसी जो है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है इसकी शुरुआत की। और 80% के आसपास अगर हम बात करें तो समुद्री ऑयल का ट्रेड, 40% अगर हम बात करें तो ग्लोबल ट्रेड हिंद महासागर के जरिए होता है, ये हम सभी को पता है। तो भारत ने कहा कि जब इतना बड़ा क्षेत्र है और हमारे लिए इतना सोर्स जो है वो जब हमारे पास है तो हम जो है वो आपस में ही क्यों ना व्यापार करें। हम
चीन के ऊपर या चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए अगर चीन यहां अपना पैर जमाना चाहता है तो उसके जगह पे हम बिमस्टेक के देश आपस में मजबूत क्यों ना हो और क्यों ना हम चीन के इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के को काउंटर कर सके। अब ऐसे में यहां मौजूद बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के देशों के महत्व को जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ महसूस हुआ और कुल मिलाकर अगर बात करें तो इन दोनों देशों ने मिलकर जो है वो काम किया। ठीक है। अब बिमस्टेक के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो बिमस्टेक को सार्क का कुल मिलाकर अगर कहें तो एक विकल्प के रूप में जाना जाता है। जैसा कि हमने कहा कि मोदी सरकार ने 2014 में सार्क की मीटिंग में जो है भारत में जब उन्होंने अपना शपथ लिया था तो लाया था, लेकिन उसका कोई जब रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस समय भारत की पूरी कोशिश होगी कि वह बिमस्टेक को जो है वो एक्टिव रखे। इसकी स्थापना 6 जून 1997 हेड ऑफिस ढाका बांग्लादेश, आबादी 180 करोड़, जीडीपी पे अगर हम बात करें तो 3.74 लाख करोड़ की जीडीपी जो है वो बिमस्टेक देशों के पास है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन के नाम से इसे जाना जाता है। चीन की नीतियों के जवाब में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। चीन ने पिछले 2 दशक में साउथ ईस्ट एशिया, इंडो पैसिफिक और भारतीय महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को चीन की विस्तारवादी नीति का जवाब माना जाता है। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जो सहयोगी देश है वो एशियान के मेंबर है, ईस्ट एशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के मेंबर हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि भारत का पूरा फोकस जो है वो म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनई, साथ में पापुआ न्यू गिनी, फिजी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ और इधर दक्षिण कोरिया और जापान के साथ भी अपने संबंधों को और भी ज्यादा जो है वो मजबूत बनाना है। और इसके लिए भारत जो है वो कई सारे पहल और प्रोजेक्ट्स को भी लेकर चल रहा है। जैसे इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड जो है वो ट्राइलेटरल हाईवे की बात हो रही है, जिसमें भारत, म्यांमार और थाईलैंड को सड़क मार्ग से जोड़ने की बात हुई है। इसके अलावा म्यांमार के जरिए भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने के लिए कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। मेकांग गंगा सहयोग यानी कि गंगा और मेकांग नदी क्षेत्र में सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है। रक्षा और नौसेना सहयोग यानी कि वियतनाम, इंडोनेशिया और जापान जैसे देशों के साथ मिलकर नौसेना अभ्यास और रक्षा साझेदारी को मजबूत करने की बात हो रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटी और आर्थिक साझेदारी के लिए आसियान देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते पर भी हस्ताक्षर जो है किए गए हैं। लेकिन 20 साल हो चुके हैं 1997 से लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी तक अगर हम देखें तो बिमस्टेक 2004 में जो है एक बात किस पे कर रहा था, एफटीए के ऊपर बात कर रहा था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बात कर रहा था। लेकिन आज तक 2004 से 2025 हो चुका है, कोई भी समझौता जो है वो नहीं हुआ है और अभी तक इस समझौते को लागू नहीं किया गया है आपस के देशों में। संगठन को औपचारिक चार्टर अपनाने में 25 साल लग गए हैं, जिससे बेहतर संस्थान बनाने में देरी हुई है और प्रोसेस करने की जो फैसले करने के जो प्रोसेस वो काफी धीमे हैं। बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में जो तनाव की स्थिति है, बांग्लादेश और भारत के बीच में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति उठ गई है, इससे बिमस्टेक के वजूद के ऊपर भी थोड़ा सा ग्रहण लगने का जो है वो चांस लग रहा है, जैसे शार्क पे लगा। क्योंकि जिस प्रकार से शार्क में पाकिस्तान ने बीआरआई को प्रोजेक्ट किया, अब डर यही है कि कहीं बिमस्टेक में बांग्लादेश जो है वो बीआरआई को प्रोजेक्ट ना कर दे, चीन को प्रोजेक्ट ना कर दे, तो कहीं ऐसा मत हो कि जो हाल सार्क का हो वो बिमस्टेक का ना हो जाए। थाईलैंड और म्यांमार जैसे देश बिमस्टेक से ज्यादा आसियान को जो है वो प्राथमिकता देते हैं, तो ये समस्या भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत की जो इकोनॉमी हम जान रहे हैं कि ये जितने बिमस्टेक के मेंबर हैं, चाहे एशियान के मेंबर हैं, चाहे सार्क के मेंबर हैं, इनमें सबसे ज्यादा अगर मजबूत किसी की इकोनॉमी है तो भारत की इकोनॉमी। और छोटे देश जो हैं वो डरते हैं कि अगर कहीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया तो इससे उनकी अर्थव्यवस्था को कहीं नुकसान ना पहुंचे। भारत और थाईलैंड जैसे मजबूत इकोनॉमी वाले देश जो हैं वो लागू तो करना चाहते हैं कि भैया हम एफटीए कर लें, लेकिन जो कमजोर इकोनॉमी वाले देश हैं, चाहे भूटान हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, उनको डर लगता है कि कहीं एफडीए को अगर हम लागू करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लागू करते हैं, तो उन देशों के जो घरेलू उद्योग हैं वो कहीं धराशाही ना हो जाए, उनके ऊपर कोई नकारात्मक असर ना पड़े। तो बिमस्टेक की मीटिंग चल ही रही है, देखते हैं उसका रिजल्ट क्या निकलता है। लेकिन इसी बिमस्टेक के मीटिंग में भारत और बांग्लादेश के नेताओं की जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग का भी क्या रिजल्ट निकलता है ये भी हमें देखना है। हमें ये भी देखना है कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो सुझाव दिया गया है, जो नसीहत दी गई है बांग्लादेश के नेता को, मोहम्मद यूनुस को, वह कितना जो है वह फ्रूटफुल होता है, ये सभी तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। कैसा लगा सेशन जरूर बताएं। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, अपने कमेंट को हम तक
ज़रूर पहुँचाइएगा क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हँसते, खेलते, मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।